गिरिनंदिनी नंदितमेदिनि विश्वविनोदिनि नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे शितिकंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि तोषिणि हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय श्रृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभ गंजिनि महिष विदारिणि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते। इन पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय रत्नावली मैम को प्रणाम करता हूं, हिंदी भवन को प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं बस ये प्रार्थना करने यहां तक आया था, अब वहीं बैठ के बातचीत करूंगा। शुक्रिया मैम। बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आशुतोष अग्निहोत्री सर से सवाल करूंगा। ज्यादा बीच में ना बोलते हुए मैं एक बस बाद में नहीं बोलूंगा भैया, मैं बस इस बार थोड़ी सी एक कहानी सुना देता हूं आपको। आप सबने बाबू देवकीनंदन खत्री का नाम सुना है? हाँ या ना? ठीक। उनके पास एक नई उम्र की, जैसे अभी बात हुई कि भाई जो है बुजुर्ग लोग बितान एक रचते हैं, पूरा बना के जाते हैं हमारे लिए, और सर ने बोला भी कि बरगद के नीचे कोई जो है और नहीं पनप पाता। ऐसा नहीं है, हम सब यहाँ एक बरगद स्वरूप आदरणीय गुरु प्रोफेसर रामेश्वर राय सर बैठे हुए हैं, हम लोग उन्हीं के को सुन सुन करके बड़े हुए हैं। मैं प्रणाम करता हूं सर आपकी उपस्थिति को। मैं बाबू देवकीनंदन खत्री का एक किस्सा सुनाता हूं कि शब्द क्या करते हैं। उनसे एक बार एक पत्रकार मिलने के लिए गई, कहीं निर्जन में बड़ी सी कोठी बना के वो रहते थे। ऐसा मान लीजिए आज का गुड़गांव मान लीजिए, जहां पहले कुछ नहीं रहा होगा, और एक बड़ी सी कोठी है जिसमें एक साहित्यकार रहता है, और ऐसा साहित्यकार जो तोतों से संदेशे भिजवाता है, कौओं से बात करवाता है, जिसके यहाँ तिलिस्म है, यारी है, इस तरीके की चीजें हैं। तो एक नई उम्र की पत्रकार उनसे मिलने के लिए गई, और उसका सबसे बड़ा मतलब सवाल यही था कि ऐसा कुछ तो होता नहीं है, भूत प्रेत तो होता नहीं है, आप ये किस तरह के संसार में हम लोगों को लेके जाना चाहते हैं। तो गई, उनसे बातचीत किया। अच्छा, उस समय होता क्या था, मान ले मैं ये मान के चल रहा हूं कि फरीदाबाद वो जगह होगी, ऐसा मान लेता हूं, ऐसा मैं आपको भी समझा देता हूं। तो वहां पर वो थे, और उनसे बातचीत करने के क्रम में शाम हो गई, शाम के 4-5 बज गए, और जो आखिरी गाड़ी आने वाली थी वो भी चली आई। अब उनको गाड़ी मिली नहीं, तो वो पत्रकार महोदया को उन्होंने निवेदन किया कि बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम यहीं रुको, सुबह नाश्ता करके बढ़िया आराम से सुबह 6 बजे वाली 7 बजे वाली बस से चले जाना, और तुम ऐसा और भी सवाल कोई हो तो तुम्हारे पूछ लेना। तुमने कहा ठीक है। अब बात यहां से शुरू होगी, बस 5 से 7 मिनट लगेंगे। कि उन्होंने कहा कि ठीक है आप रुक जाइए। अब इसमें क्रम में बातचीत शुरू हुई, तो ये भी हुआ कि भाई आपने ऐसे जो ये पात्र हैं ऐसे रचे कैसे होंगे, इस पर बातचीत होती रही। उन्होंने कहा कि तुम छोड़ो, खाना वाना खा लो, और तुम्हें यहां रुकना है, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूं। तो कलमकार क्या करता है, यहां से बात शुरू होगी। उन्होंने कहा ये जो कमरा है, इसमें किसी जमाने में एक फौजी और उसकी पत्नी रहते थे, अब ये खाली है, जहां तुम्हें रुकना है। मैं इसकी सफाई करवा देता हूं। मेरी पत्नी अकेले रहती थी, तो उन्होंने किराए पर यह कमरा दे दिया था। उसका मन नहीं लगता था, तो उन्हीं के बहाने उसका मन लगा रहता था। यहाँ फौजी और फौजन दोनों रहते थे। फौजी जो अपनी ड्यूटी में रहता था, जो उसकी पत्नी थी वो बहुत सुंदर थी, घुंघराले बाल थे, 5 फुट 6 इंच के आसपास हाइट थी, बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी, लाल साड़ी पहनती थी, लाल बिंदी लगाती थी, एक आंख से कानी थी। हुआ ये कि बहुत सालों तक बीच बीच में जो है क्या नाम है, फौजी आता रहा, मेल मिलाप उनका होता रहा, प्रेम बहुत था उन दोनों के बीच में। एक बार ऐसा हुआ कि फौजी कई दिनों तक नहीं आया, महीनों तक नहीं आया। एक दिन फौजी की लाश आई। ये जो दालान तुम देख रही हो, यहां फौजी की लाश रखी गई। फिर उनका अंतिम संस्कार हुआ, और उनके जो सामान था उसमें एक डायरी थी और कुछ कपड़े थे, जिन्हें लेकर वो बैठी रहती थी, रोती रहती थी। और हमने बहुत कोशिश की कि उसका मन ठीक हो जाए। मेरी पत्नी ने उन्हें अच्छी अच्छी साड़ियां इत्यादि ला करके भी दी, लेकिन वो पागलों जैसी हो गई थी। उन्हीं कपड़ों से, उसी डायरी से बतियाती रहती थी, और जो भी मन करता था वैसा पहन के बैठी रहती थी। कभी कभी अच्छा श्रृंगार करके इसी देहरी में बैठती थी, और उसे उम्मीद होती थी कि मेरा फौजी शायद आएगा। डरने की कोई बात नहीं, भूत नहीं होता है। ठीक बोले, इसी कमरे में तुम्हें सोना है आज रात,
ये कमरा जो है, ये हुआ ये कि हमने उससे किराया मांगना भी लगभग छोड़ दिया था। कुछ दिनों बाद हुआ ये कि वो अनमनी सी रहने लगी, भूख प्यास मतलब खाना पीना भी उसने छोड़ दिया था। एक रोज मैंने पाया कि ये जो पंखा है, ये जो बेड के ऊपर ये पंखा है जहां तुम्हें सोना है, इसी में उसी लाल वाली साड़ी से फंदा बनाकर उसने अपनी जान ले ली। डरने की कोई बात नहीं है, भूत नहीं होता है। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद ये कि लोग आए, उसको नीचे उतारा गया और बकायदा फिर जो है उसका पोस्टमार्टम वगैरह ये सब चीजें की गई, जो भी फॉर्मेलिटीज थी। उसके बाद से होता क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति इस कमरे में आकर सोता है, रुकता है, तो रात को ये वाली जो खिड़की है, यहां से ऐसे साए साए आवाज चलती है और क्या उससे भीतर से झन्न से कूदती है एक महिला, जिसमें पायल की ध्वनि होती है, और वो यहां तक आती है और इस बेड में सो रहे व्यक्ति का चादर या रजाई हटाकर देखती है कि कहीं मेरा फौजी तो नहीं आया। डरने की कोई बात नहीं है, भूत नहीं होता है। ठीक, अच्छा, अब वो बेचारी मतलब क्या ही करे, उसने खाना वाना खा के जाके सोया, उसमें सोने गई और उसके बाद से 3 बजे के आसपास रात को उसने चिल्लाहट मचाई कि मैंने यहां देखा है, एक आंख से कानी थी, लाल साड़ी पहने थी, घुंघराले बाल थे, 5 फुट 6 इंच हाइट थी, ये था वो था, जितना उन्होंने बताया था सब वापस बताया। मैंने अपनी आंखों से देखा। ये जाग कर आई, उन्होंने कहा नहीं भूत नहीं होता बेटा, तुम सुबह ही कह रहे थे कि तुम साइंस के विद्यार्थी हो, तुम कुछ मानती नहीं हो। बोले नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा, एक आंख से कानी थी, एक बड़ी सी आंख थी, बड़ी बिंदी लगाई थी और जो घुंघराले बाल थे जो पीठ तक थे, मैंने खुद देखा। उन्होंने कहा तो क्या करें? तो बोले आप यहीं बैठिए, कहीं मत जाइएगा, सुबह मैं पहली गाड़ी से वापस जाऊंगी। तो बैठ गए, बातचीत करने लगे, उसको ढाढ़स बताया कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें मान ही गई हो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होता होगा। जब वो जाने लगी तो उन्होंने उसे बुलाकर कहा कि बेटा जानती हो, यहां कभी कोई फौजी नहीं रहता था, यहां कभी कोई उसकी पत्नी नहीं रहती थी, यहां मेरी पत्नी मायके गई है, कहीं नहीं गया, और कहा तुमको मैंने झूठ बोला कि मेरे बेटे विदेश में रहते हैं, मेरी पत्नी अकेले, सब झूठ है, सब मैंने तुम्हें बताया है, और जो मैंने तुम्हें बताया है उससे एक शब्द भी तुमने इतर मुझे नहीं बताया। मेरे शब्दों में वो ताकत है कि मैं भूत पैदा कर सकता हूं, मेरे लिखने में वो ताकत है कि मैं चीजें पैदा कर सकता हूं और उन्हें जन्म दे सकता हूं और तुम्हें विश्वास करा सकता हूं कि ये चीजें हैं। वैसी ही कुछ ताकत हम आदरणीय आशुतोष भैया के शब्दों में देखते हैं। मैं उनका स्वागत एक ज्ञान प्रकाश आकुल दादा की पंक्तियों से करूंगा कि सत्य सनातन समानता का ऐसा नाम नहीं हो पाया, कि सत्य सनातन समानता का ऐसा नाम नहीं हो पाया और राम के बाद धरा पर कोई राम नहीं हो पाया। सत्य सनातन समानता का ऐसा नाम नहीं हो पाया और राम के बाद धरा पर कोई राम नहीं हो पाया। किसने इतनी मर्यादा से ऊंच नीच की रेख मिटाई, जब सबरी की पर्ण कुटी में अवधि में बोले रघुराई कि हमका भूख लगी है माई, हमका भूख लगी है माई। आदरणीय सर, मैं आपसे सबसे पहले तो इससे पहले थोड़ा माहौल गंभीर हो गया था, तो मैं थोड़ा उसको लाइट करते हुए प्रश्न पूछूंगा कि सबसे पहला तो मेरा सवाल है भैया कि इतने बड़े बड़े पदों में रहते हुए आपको कविता करने की फुर्सत कैसे मिलती है? कई लोग जो साहित्य वाले भी बहाना बनाते हैं कि हमें पढ़ने की फुर्सत नहीं मिल रही, सिलेबस नहीं पढ़ पा रहे वो लोग, तो आप कैसे छूट लेकर के ये काम करते हैं? पहला तो मेरा यही सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी। सबसे पहले तो मैं यहाँ जितने वरिष्ठ जन बैठे हैं उनको प्रणाम करता हूँ, अरुण जी, रामेश्वर जी, ममता जी, अनामिका जी, और मेरे साथ मंच पे बाबू शाह जी और दीपक जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, और यहाँ सुनने वालों को सभी को मेरा प्रणाम। मुझे नहीं पता था कि मुझसे मिलने के बाद तुम्हें भूत प्रेतों पर विश्वास हुआ, क्यों हुआ, इसका जो है इसकी विवेचना या इसका अध्ययन बाद में करना पड़ेगा। लेकिन तुमने एक प्रश्न किया है जो मुझसे पहले भी किया गया है कि प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करने के साथ साथ साहित्य साधना क्यों और कैसे। तो मुझे तो यही लगता है कि मैं अपने आप को अभी भी कभी नहीं कहता, इतना दुस्साहस नहीं कर पाता हूं। ये अभी भी एक यात्रा में हूं। मेरा यह मानना है कि हम सब एक अक्षर की तरह होते हैं। उस अक्षर की चाह होती है कि वो एक सार्थक शब्द बने, उस शब्द की चाह होती है कि वो एक सार्थक वाक्य बने। वो वाक्य भी वाक्य बनकर संतुष्ट नहीं होता, एक कविता बनना चाहता है और कविता महाकाव्य का रूप लेना चाहती है। लेकिन अक्षर बिना वहां तक पहुंचे अपने आप को महाकाव्य नहीं समझ सकता। मैं तो यही कहता हूं, यहाँ पर इस सभागार में कुछ ऐसे अक्षर हैं जो महाकाव्य बन चुके हैं और यहाँ कुछ ऐसे अक्षर भी हैं जो उस यात्रा में हैं।
क्यों साहित्य पढ़ना चाहता हूँ या कविता जैसा कुछ लिखना चाहता हूँ, तो वो इसलिए कि हम जिस दुनिया में रहते हैं या जिस रियल वर्ल्ड में रहते हैं या जहाँ काम करते हैं, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमारे अंदर के मनुष्य को कुचल देना चाहती हैं, रौंद देना चाहती हैं, और मेरी मनुष्य बने रहने की चाह है। तो मैं बस उस मनुष्य को बचाए रखना चाहता हूँ, बनाए रखना चाहता हूँ, और इसलिए शायद साहित्य की शरण में जाता हूँ। तुम्हें जो शब्द दिखते हैं, कुछ बोलते कुछ खोलते, वेदना में भीतर की शक्ति को उकेरते, आनंद में कुलाचे भरते इठलाते, दरअसल वो शब्द नहीं, वो मेरी चेतना के साक्षी हैं, मेरे होने का प्रमाण। क्या बात। सर एक सवाल ये भी है कि नए युवा जो यहाँ बैठे हुए हैं, युवक बैठे हैं, युवतियाँ बैठी हुई हैं, कई बार लोग थोड़ा सा सफल होते ही आध्यात्मिकता से दूर भागने लगते हैं, उसे नाना प्रकार के नाम देने लगते हैं, और मॉडर्निटी के नाम पर जो है उससे ऐसा लगता है कि जैसे ये विषय अछूता सा है, जबकि मैंने आपकी कविताएं पढ़ी हैं, उसमें आध्यात्मिक चेतना है, भरपूर है। तो जैसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो ज़रूरी है या उसको हटा देना ठीक रहेगा? देखिए, अगर मैं अपने आप को कर्ता समझता या कर्ता होने का भ्रम मुझे होता तो मैं आपको जवाब देता। ईश्वर की कृपा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, और सृजन कार्य तो असंभव है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ लिखता हूँ, ये जो कुछ करता है, करवाता है, वो ईश्वर है। और अध्यात्म कोई ऐसी दुरूह, कोई ऐसा कठिन क्लिष्ट चीज़ नहीं है जिसे लोग समझ न पाए। हमारे दैनिक जीवन में जब हम इस बात को समझते हैं कि जो कुछ है वो भ्रम है, जो कुछ हो रहा है वो करवा रहा है, तो अपने आप आध्यात्मिकता का पुट आ जाता है। और आध्यात्मिकता का पुट रहता है तो शायद आपके अंदर थोड़ी विनम्रता भी रहती है। लेकिन कहते हैं कि अहंकार का विसर्जन किए बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, और अहंकार को इसलिए हटाना या मिटाना और भी मुश्किल होता है क्योंकि जब आप सारे अहंकारों से मुक्त हो जाते हैं तब आपके अंदर विनम्रता का अहंकार आ जाता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि मेरे अंदर विनम्रता का अहंकार भी ना रहे, लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, बहुत लंबी है यात्रा। लेकिन हाँ, अगर हम दैनिक जीवन में अपने प्रत्येक कार्य में इस बात को कहीं ना कहीं अपने मन में रखें कि इतने बड़े ब्रह्मांड में जहाँ इस पृथ्वी की सत्ता कुछ नहीं, वहाँ हमारी सत्ता क्या है, तो अगर ये एहसास रहेगा तो हम अपने अंदर आध्यात्मिकता का पुट अवश्य जीवित रख पाएंगे। आपकी शिक्षा दीक्षा में अंग्रेजी का ज़्यादा योगदान रहा, आप अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं, लेकिन आपने कविता करने के लिए हिंदी का चुनाव किया, क्यों? वैसे मैं दोनों भाषाओं में लिखता हूँ, और अंग्रेज़ी में भी कविताएं लिखी हैं, अंग्रेज़ी में लघु कथाएं भी लिखी हैं, निबंध भी लिखे हैं। लेकिन अगर इधर पिछले कुछ वर्षों से हिंदी में मेरी रचनाएं अधिक आई हैं, और मुझे लगता है हिंदी मेरी मातृभाषा है। हिंदी जिस मिट्टी की महक की बात हो रही थी पिछले सत्र में, अरुण जी ने बहुत अच्छी बात की, बरगद की छाँव की बात हो रही थी। तो बरगद बरगद बनता कैसे है? बरगद ऐसे ही तो बड़ा नहीं हो जाता है। बरगद कुछ तो है कि ज़मीन में नहीं बांध पाती है उसका फैलाव, उसकी जटाएं विनम्रता में झुक कर छू लेना चाहती हैं अपने अस्तित्व का सच। ऐसे ही नहीं बड़ा बन जाता है बरगद, कुछ तो है। युगों की साधना के बाद मिली अपनी छाया का वरदान करके, अपने आयुष्य का वरदान देकर ही बनता है बड़ा। शांत स्थिर अविचल खड़ा सबको देता है संतोष, शांति, अभय और अमरता का वरदान। इसलिए तो बरगद बरगद है, नहीं तो उसी प्रजाति का वृक्ष गमले की मिट्टी में सिकुड़ा, झूठे दर्प में अकड़ा, बिना क्षमा छाया के अपने बौनेपन की नुमाइश करता हुआ बरगद नहीं बोनसाई कहलाता। तो बरगद को बरगद बनने के लिए बहुत तपना पड़ता है, बड़े धैर्य के साथ खड़े रहना पड़ता है, और साथ साथ अपनी छाया का दान भी देना पड़ता है। तो अगर आप किसी को छाया देने की स्थिति में होते हैं, तब आपके अंदर का कवि, क्योंकि कविता बिना सहसहानुभूति के संभव नहीं। बात क्रौंच की वेदना की हुई थी पिछले सत्र में भी, तभी मानषाद प्रतिष्ठाम तुंगम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुना देकम अवधि का मोहितम छंद का जन्म हुआ।
जैसे वर्ड्सवर्थ अपनी कविता में कहते हैं, थैंक्स टू द ह्यूमन हार्ट बाय विच वी लिव, थैंक्स टू इट्स टेंडरनेस, इट्स जॉयज एंड फियर्स, टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स। तो जब मीनेस्ट फ्लावर, वो जो जिसके बारे में हम बोलते हैं कि अंतिम छोर पर बैठा अंतिम व्यक्ति, व्यक्ति भी नहीं, उस प्राणी की संवेदना अगर आपको हिला सके, उठा सके, तो कविता का जन्म होता है। और कविता भाषा की सीमाओं में नहीं बनती, वो अंग्रेजी में भी उसी तरह व्यक्त हो सकती है और हिंदी में भी। धन्यवाद भैया। मेरी जो आपकी कविताएं जितनी मैंने सुनी पढ़ी, मेरी एक फेवरेट कविता है आपकी, नंदी की प्रतीक्षा। उसके साथ साथ और जो कविताएं, अभी आपकी एक नई किताब भी आई है, सब पर राम तपस्वी राजा, उससे कोई कविता सुनाना चाहें, या मेरी जो नंदी की प्रतीक्षा वाली तो सुनाइएगा ही, कोई और अपनी कविताएं दो तीन। आपको बोलना है पहले। नंदी की प्रतीक्षा एक कविता है जिसमें कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति बिना धैर्य और संयम के नहीं होती, और नंदी को शिव का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं, क्योंकि नंदी हमेशा प्रतीक्षा रहता है कि कब उसे भगवान शंकर के दर्शन हों और वो धन्य हो जाए। ये कविता है, युग युगों से धैर्य धारे, युग युगों से धैर्य धारे है जमा गंगा किनारे, पांव मोड़े हाथ जोड़े साधनारत आज खोले, चेतना की धारियों पर ले प्रतीक्षा के फफोले। आज वह फिर मुस्कुराया, आज वह फिर मुस्कुराया, वक्त ने ढांढस बंधाया और उस विश्वास की प्रतिमूर्ति ने फिर गीत गाया। युग युगों से धैर्य धारे, मैं यहीं गंगा किनारे, कह रहा चुपचाप रहकर वेदना का दंश सहकर, कोई भी इतिहास लिख ले खुल रहे अन्याय सारे। वे लिए तलवार आए देख वैभव सक पकाए, ज्ञान गौरव भक्ति सौरभ ईर्ष्या से तिल मिलाए। अस्मिता को रौंदते वे रक्त की धारा बहाते, आस्था के गर्भगृह में गर्व मेरा वे झुकाते। स्वर्ण निधि से जगमगाते राष्ट्र पर नजरें जमाए, चिर सनातन को मिटाने वासना के गिद्ध आए। किंतु युग करवट बदलता, किंतु युग करवट बदलता, अब सुखद संदेश लाता, पत्थरों में प्राण पावन के पुनः अवशेष पाता। सत्य शिव का रूप लेकर खुद प्रकट अब हो रहा है, सत्य शिव का रूप लेकर खुद प्रकट अब हो रहा है। जानवी का हृदय व्याकुल हर्ष विह्वल रो रहा है। फिर यहाँ अभिषेक होगा, फिर यहाँ डमरू बजेगा, फिर यहाँ अभिषेक होगा, फिर यहाँ डमरू बजेगा, फिर यहाँ पर विश्व के कल्याण का गोपुर सजेगा। फिर मिलेगा तेज, मेरा शिव मुझे फिर से दिखेगा। शीघ्र होगा अंत मेरी तिक्त लंबी रात का, सुन रहा उद्घोष मैं कैलाश से प्रभात का। फिर खुलेगा द्वार, फिर खुलेगा द्वार, मेरा स्वप्न यह साकार, मेरे देव का श्रृंगार होगा यज्ञ मंत्रोच्चार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नई वाली कविताओं में से दूसरी कविता है कर्ण के अंतिम शब्द। इसमें कर्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए अंतिम शब्द, अपने अंतिम शब्द कह रहा कि मैं तुम्हें धर्म क्या सिखलाऊं, मैं तुम्हें धर्म क्या सिखलाऊं, क्या उचित सही क्या बतलाऊं, मैं खुद सब कुछ था भूल गया। क्या सत्य नीति क्या प्रेम दया, मैं उन्मादी था आकुल था तुमसे भिड़ने को व्याकुल था। मैं उन्मादी था आकुल था तुमसे भिड़ने को व्याकुल था। मैं धीर अटल व्रतधारी था, मैं भी यश का अधिकारी था। मुझको जननी ने त्यागा था, उसका सुत बड़ा अभागा था। जिसको राधा ने पाला था, अपना सब कुछ दे डाला था। परवंश परवंश कहाँ से लाता मैं, परवंश कहाँ से लाता मैं, उस पर कैसे इतराता मैं। प्रतिभा को कौन छिपाएगा, जो अनुपम है दिख जाएगा। मैं तब भी सबसे कहता था, कुछ व्यथित रक्त में बहता था। मैं किरणों का श्रृंगार लिए, संकल्पों का अंगार लिए इस रंगमंच में आया था, जो हरि ने स्वयं सजाया था। क्या कुछ ज्ञात मुझे कुछ अनजाना, कुछ धीरे धीरे पहचाना। फिर गुरु ने सब कुछ सिखा दिया, लेकिन मुझसे अपराध हुआ। मैं मिथ्या में क्यों विप्र बना, क्यों आतुरता में क्षिप्र बना। इसलिए शाप भी मुझे मिला, अब विस्मृत कौशल प्राण शिला। तुम केशव की अब सुनिए लो,
तुम केशव की अब सुन ही लो, जो पंथ श्रेय है चुन ही लो। हाँ रथ का पहिया उलझा है, हाँ रथ का पहिया उलझा है, कब जीवन मेरा सुलझा है। सब जानबूझकर निकला है, जो विष लीला से निकला है। तुम देखो रथ की डोर कहां, तुम देखो रथ की डोर कहां, इन संबंधों का छोर कहां। यह दुर्योधन का ऋण मुझ पर क्यों मित्र पुकारा था रुक कर। उस एक धर्म को अपनाने मैं बना अधर्मी सब जाने, उस एक धर्म को अपनाने मैं बना अधर्मी सब जाने। जब शील सभा में लज्जित था मैं, कैसा निर्लज्ज हर्षित था। जब अभिमन्यु को मारा था तब मैं खुद से ही हारा था, जब अभिमन्यु को मारा था तब मैं खुद से ही हारा था। अब क्या मुझको तुम मारोगे, मुझको इस जग से तारोगे। जब कवच इंद्र को दान दिया तब मृत्यु वरण को मान लिया। तुम पर माधव का हाथ रहा, सब भ्राताओं का साथ रहा। तुमको कृष्णा का हार मिला, तुमको माँ का भी प्यार मिला। तुमको कृष्णा का हार मिला, तुमको माँ का भी प्यार मिला। वो आई थी कुछ लेने को, मैं आतुर था सब देने को। फिर भी मन में प्रत्याशा थी, हम टकराएंगे आशा थी। अब अर्जुन तीर चलाओ तुम, अब अर्जुन तीर चलाओ तुम। जो विजय नीति अपनाओ तुम भी मानोगे भाई अब कि मृत्यु निकट है आई अब। तुम भी मानोगे भाई अब कि मृत्यु निकट है आई अब। क्या तुमको गले लगा सकता, क्या तुमको भी अपना सकता। हम एक जननी के पुत्र यहाँ, जो बहा उसी का रक्त बहा। जब स्वयं कृष्ण रथ चला रहे, जब शक्ति पवन की साथ बहे। जब मान मिले आशीष मिले, तब विजय दिखे तब हृदय खिले। लेकिन तुम भी यह जानोगे कि श्रेष्ठ कौन यह मानोगे। यह कर्ण वीर है दानी है, यह सूत पुत्र अभिमानी है। सब दे देगा बस मांगो तुम, अब द्वेष घृणा को त्यागो तुम। मैं तुम्हें अंक में भरकर अब कर्मों को अपने थामे सब। मैं सूरज में मिल जाऊंगा, अब सूर्य पुत्र कहलाऊंगा, अब सूर्य पुत्र कहलाऊंगा। ये मेरी नई पुस्तक है जो रामायण के चरित्रों और प्रसंगों पर आधारित कविताओं का संकलन है। इसमें एक कविता जो मैं यहाँ आज सुनाना चाहूँगा वो कैकेयी, मंथरा और राम का संवाद है। स्वागत है। ये कैकेयी के शब्द हैं। ये राम यहाँ क्यों आया है, मैं उससे अब क्या बोलूँगी। जो भाव छिपा है आंखों में, वह शब्दों में क्यों खोलूँगी। मैं उससे कैसे मिल सकती, गुरुग्लान हृदय में दिखती है। जो स्वार्थ लालसा भीतर, उससे ममता समता मिटती है। इतना ही तो अपने सुत का पथ निष्कंटक चाहा है। यह गलत अगर तो पाप पुण्य का यह ऐसा चौराहा है। बस जिस पर मुझको यही मार्ग तो चुनना था, अपनाना था। क्या न्याय और अन्याय, अरे जब सत्ता को हथियाना था। जब लक्ष्य यही हर पंथ सही है, राजनीति सिखलाती है। तब सत्य नीति अच्छाई को वह कुचल कूच कर जाती है। सब दोष मुझे यह देंगे अब कि मुझसे यह अपराध हुआ। इस हट से मेरी जुड़े हुए सब हृदयों में बिखराव हुआ। क्या मेरी ममता निर्मम है, यदि मैंने अपना हित साधा। वह जिसमें मेरा रुधिर, वही है पुत्र, राम तो सुत आधा। वह शील सत्व से भरा हुआ, यह माना मुझको प्यारा है। पर जहां बात हो चुनने की, तो न्याय स्वार्थ से हारा है। तुम बोलो मेरी प्रिय दासी, क्या मैंने सच में पाप किया। क्या वन जाने के लिए राम को अनुचित ही संताप दिया। क्यों आज आंख के आगे बीते कल वे सारे नाच रहे। जब राघव गोदी में खेला वे पल प्रतिपल जो साथ रहे। मैं कैसे भूली भाव भावना, कैसे सब कुछ बिसराया। क्यों बुद्धि संतुलन खोया है, क्यों लोभ हृदय में भराया। मैं कैसे ऐसी निम्न सोच रख पाई, यह भी सोच रही। क्यों मन में तृष्णा उमड़ी, करुणा आंसू सारे सूख बही। यह कैसा पाना कैसी जय है, जब आंखें ये झुकी हुई। यह कैसा वैभव सत्ता सुख, जब भीतर से ही लुटी हुई। अब मंथरा उसके उत्तर में कह रही, यह दुर्बलता अब ठीक नहीं, क्यों अश्रु आंख में उतरे हैं। यह उत्सव का है क्षण रानी, अब भाग्य हमारे संवरे हैं। अब भरत हमारे राजा हूं और कैकेयी का राज रहे। अब कल भी अपना यहाँ सुरक्षित सुखमय जैसा आज रहे। तुम नहीं तनिक भी घबराओ, जो किया वही तो होता है। जो आदर्शों में फंसा हृदय, वह सदा ग्लानि में रोता है। जो प्राप्य तुम्हारा पाने को, यदि श्रम कौशल ही नहीं किया। यदि द्वंद्व हृदय में रहता है, तो जीवन तुमने व्यर्थ जिया। तुम इतना ऐसे सोचो कि हर सुख को बस
तुम इतना ऐसे सोचोगी तो हर सुख को बस खो दोगी। जो अधिकारी है हंसने का उस मन में चिंता बोध होगी। यह युग का ऐसा मोड़ जहां इतिहास गर्व से ताक रहा, इस निर्णय को जो तर्क नीति के नूतन स्वर में झांक रहा। इस कोमलता को त्यागो, अब तुम एक विलक्षण नारी हो। तुम करुणा की बस धार नहीं, तुम प्रण की तीव्र कटारी हो। जब राम तुम्हारे सम्मुख हो, तुम मां वनिता बनना मिलना। वह बेटा बनकर बोलेगा, तुम विह्वलता में ना हिलना। जो आज मिलेगा तुमसे रानी कौशल्या का जना हुआ, वह अभिलाषा के सिद्धि मार्ग में बाधा ही तो बना हुआ। मैं संग तुम्हारे आई थी, हर आस तुम्हारी दासी है। मैं तुमसे ही बस बंधी हुई, यह निष्ठा कब से प्यासी है। धन वैभव सत्ता सुख यश सारा आज गिरा है झोली में। अब कैसा है उत्साह हृदय में और उमंगे बोली में। तुम दशरथ से तो जीत चुकी, अब चाल आखिरी चलनी है। तुम मूर्ति सदृश ही रहना, बस निर्द्वंद बात ही करनी है। यह राम नहीं है साधारण, सतशील विनय पिघलाएगा। तुम हृदय कड़ा बस कर लेना, वह चरण स्पर्श कर जाएगा। अब राम के अंतिम शब्द हैं कि मैं इन चरणों की रज ले लूं, मैं इनसे निज श्रृंगार करूं। जो माँ का बोला अनबोला, मैं हंसकर ही स्वीकार करूं। तुम याद करो वे सब रातें, तुम जगकर मुझे सुलाती थीं। तुम भूल भरत की पीड़ा को इस मस्तक को सहलाती थीं। तुम याद करो वे दिन सारे जब वत्सल भाव उजाला था। तुम मुझे पिता का मुकुट पिन्हा जब हंसती भाव निराला था। जब मैं माँ आया हूँ मिलने को, बस मिलकर वन को जाना है। कुछ और नहीं मैं मांगूंगा, आशीष मुझे बस पाना है। मैं बोल रहा हूँ मुख फेरे, तुम मूर्ति बनी क्यों मौन यहाँ। इस क्षण में स्पंदन स्मृतियां हैं, कल जाने क्या हो कौन कहाँ। तुम शब्द नहीं कुछ बोलोगी तो यह भी है स्वीकार मात। मैं मौन ने आशीष यहाँ से ले लौटूंगा अपने साथ। मैं सुन सकता हूँ सिसकी वह जो टीस वेदना बन निकली। मैं देख रहा वह अश्रुधार जो जमी शिला से गल पिघली। तुम नहीं ग्लानि से भीगो अब, जो इच्छा है वरदान मेरा। यदि भरत बरेगा राजा तो यह यश निर्मल सम्मान मेरा। तुम अपयश लेकर मेरे यश का मार्ग स्वयं बन जाओगी। तुम अपयश लेकर मेरे यश का मार्ग स्वयं बन जाओगी। मैं समझ रहा इस प्रहसन से भी मंगल शुभता लाओगी। मैं उस क्षण का पद देखूंगा जब इस माया का अंत दिखे। सब धुल जाए जब भावों में, जब बेटा माँ के अंक दिखे। अब विदा करो माँ वन जाऊं, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। मैं काट चतुर्दश वर्षों को फिर इस आंगन में आऊंगा। तब तुम बाहों को खोल मेरा मृदु स्वागत माता कर लेना। तब बिना द्वेष के बिंदु विधा के इस आंचल में भर लेना। तब बिना द्वेष के बिंदु विधा के इस आंचल में भर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय मैम बाबूशाह कोहली, जिनको मैं लगभग 9-10 साल पहले से सुनता आया हूं, और आज उनके साथ मुझे बैठने का सौभाग्य मिला और उनसे सवाल करने का भी, और कुछ अपनी जो है पसंदीदा कविताएं सुनने का भी। मैं उनका स्वागत इन पंक्तियों के साथ करूंगा कि हमने तो बाजी प्यार की हारी ही नहीं है। थोड़ा सा माहौल को अलग करते हैं कि हमने तो बाजी प्यार की हारी ही नहीं है। जो चूके निशाना वो शिकारी ही नहीं है। कि हमने तो बाजी प्यार की हारी ही नहीं है। जो चूके निशाना वो शिकारी ही नहीं है। कमरे में इसे तू ही बता कैसे सजाऊं। कमरे में इसे तू ही बता कैसे सजाऊं। तस्वीर तेरी दिल से उतारी ही नहीं है। तस्वीर तेरी दिल से उतारी ही नहीं है। मैम, मेरा सवाल पहला तो ये है कि जैसे आजकल जो लोग सोशल मीडिया में कविताएं लिखते हैं और एक दो कविता लिखने के बाद ही उनको लग जाता है कि अब कोई ना कोई पुरस्कार तो उनको मिलना ही चाहिए, तो ये इतने से कम में बात नहीं बनेगी। तो एक तो उनके लिए आप क्या सोचते हैं कि कितना समय लगता है इस तरह की कविता लिख पाने में? क्या कह रहे हैं? जो भी कह रहे हैं जोर से बोलिए। अच्छा, नहीं बोल पा रहे हैं। ऐसे वो सोशल मीडिया वाले भी नहीं कर पा रहे हैं, बोल के चुप हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक? जी मैम। नमस्ते दिल्ली। जहाँ भी कविता के चार प्रेमी जुटते हैं, मुझे लगता है पूरा शहर मौजूद है। सबसे पहले तो मैं यह कह दूं कि बातचीत के लिए मैं बिल्कुल अनुपयुक्त व्यक्ति हूँ। कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले
मैंने यह कह दिया कि कवियों को ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए, हमें बहुत बड़ा माध्यम मिला हुआ है, हमें जो कहना हम उससे तो कह ही देते हैं। और उसके बाद ही मैं इतना फंस गई कि मुझे जहाँ भी बुलाया जाता है वहाँ बातचीत में फंसा लिया जाता है। ये मैम के से माफी के साथ मैं कहूँगा कि दरअसल ये वही बात है कि अपनी रेसिपी नहीं बताएंगे, हम जान के रहेंगे, बुलवा के मानेंगे। मैं कविता की ही सुबह तैयारी कर रही थी, मुझे पता था कि मुझे यहाँ कविता पढ़ना है। आधे घंटे पहले पता चला कि बातचीत भी करनी है। तो सत्येंद्र, मेरा कहना यही है कि जब मैं एक बड़ी चीज़ में फंसी हुई हूँ, कविता ने मुझे फंसा ही लिया है, तो आप क्यों मुझे छोटी छोटी बातचीत में फंसा लेते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप जो भी सवाल करेंगे उसका जवाब मेरे पास कविता में मौजूद होगा। तो आपने जो इससे सुंदर क्या होगा, आपने जो कहा उसके लिए एक कविता है जो आपने कहा स्वागत कि है मैम, सोशल स्वागत। मीडिया में लोग बहुत जल्दी अपने आप को कवि समझने लगते हैं। तो एक नवयुवक से बातचीत हो रही थी, सत्य घटनाओं पर आधारित है ये। एक नवयुवक मिला, कवि बनने की महत्वाकांक्षा से गले तक भरा हुआ, मुझसे कवि बनने का नुस्खा पूछने लगा। बहुत अच्छा है, तालियां बजाइए एक बार अपने लिए। हाँ, मुझसे कवि बनने का नुस्खा पूछने लगा। मैंने कहा तुम डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर या सेल्समैन बन जाओ, कवि कोई बन कैसे सकता है? आप कैसे बनी? उसने उत्सुकता की बंदूक से अगली गोली दागी। भैया मैं तो आज तक नहीं बनी, उसका निशाना चूक गया। पर लोग तो मानते हैं, उसके नाखून बड़े हो गए। मैं भी यही कह रही हूँ, लोग मानते हैं। मैंने दराज से नेल कटर निकाला, तो फिर अब वह 13 के पहाड़े पर अटका हुआ रट्टू तोता विद्यार्थी था। तो फिर कुछ नहीं, पहाड़े के कागज़ को हवाई जहाज़ बनाकर उड़ाने वाली शरारती विद्यार्थी मैं थी। मुझे लगा था आपसे मिलकर मुझे खुशी होगी। उसने स्पष्टवादी दिखने की चेष्टा की। मुझे खेद है कि लोगों को खुश करने के लिए मैं उनसे नहीं मिलती। महज एक यात्री हूँ, यात्रा के ब्यौरे दर्ज कर लेती हूँ, कभी नहीं भी करती। इसी यात्रा के दौरान किसी स्टेशन पर कुछ भले मानुस मुझसे मिलने आ जाते हैं, वे मेरे ब्यौरे पढ़ते हैं, स्नेहवश मुझे कवि कहते हैं। इस स्नेह का मेरे हृदय में बड़ा मान है। इसी स्टेशन पर कुछ और नेक लोग भी मिलते हैं जिन्हें मेरे विवरण बहुत नहीं सुहाते, बावजूद इसके वे मुझे कवि कहते हैं। इस उदारता का आदर करती हूँ। यह मेरा अंतिम स्टेशन नहीं है। पर यह मेरा अंतिम स्टेशन नहीं है तो फिर आपका अंतिम स्टेशन कहाँ है? थोड़ा निराश होते हुए भारी आवाज़ में उसने पूछा। यहीं जहाँ मैं अभी इस क्षण हूँ। ठंडे पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ाते हुए मैंने कहा, यह जानते हुए भी कि इस पानी से अभी उसकी प्यास नहीं बुझने वाली, यह जानते हुए भी कि उसकी प्यास का पानी किसी और दिशा में है, यह जानते हुए भी कि जिस दिशा में उसकी प्यास का पानी है वहाँ किसी की प्यास नहीं बुझती। एक और गिलास पानी उसे मैंने दिया उसी क्षण। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब मुझे नहीं, बातचीत में ना फंसाइए, मुझसे कविताएं सुनिए। नहीं, मैं तो पूछूंगा मैम, मुझे पूछने के लिए ही बिठाया गया है। अभिसार गीता शुक्ल की एक पंक्ति है, मैं मैम को पंक्ति से ही पूछूंगा आप कि रिस रिस के जैसे दरिया रवानी पे आ गया, कि रिस रिस के जैसे दरिया रवानी पे आ गया, ऐसे ही दुख भी आंख के पानी पे आ गया, कि ऐसे ही दुख भी आंख के पानी पे आ गया। और ये नौकरी, ये शायरी, ये इश्क और देश, ये नौकरी, ये शायरी, ये इश्क और देश, सारे का सारा बोझ जवानी पे आ गया। तो मैम जैसे कुछ लोग हैं कि जो उनको तैयारी भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, और वो मतलब कई बार मेरे मैसेज बॉक्स में भी आते हैं, आपके में तो ज़्यादा आते होंगे, भैया के यहाँ भी आते होंगे कि भाई कविता लिखनी है। लेकिन तो जैसे कुछ लोग ऐसा लगता है उनको कि जैसे कविता आ रही है कहीं से, इस टाइप का, तो उनके लिए क्या मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे आपकी कवि का? फिर से मैं वही सवाल फिर से वही पूछता हूँ मैम कि जैसे दर्द को कई लोग शब्दों में पिरो देते हैं, कई लोग उसी दर्द से अन्य तरह की चीज़ें करने लग जाते हैं, तो आपका क्या मानना है कि उसको जैसे क्या उसको ज़्यादा अच्छा? कुछ लोग, मैं फिर से यहाँ बिना किसी भय के ये बात कहना चाहूँगा कि कई लोग उसी दर्द को भुनाने के लिए, दिखाने के लिए, कूल बनने की प्रक्रिया में कूलत्व की ओर बढ़ते हैं और तमाम प्रकार के नशे इत्यादि करने को ही कविता मान लेते हैं कई बार। ये भी मेरा सवाल है। तो क्या आप ये मानते हैं कि मैम
कविता अलग टाइप की चीज़ है। जैसा कि मैं एक बात भी जोड़ देता हूँ इसमें कि एक बार राही मासूम रजा साहब से किसी ने कहा, पूछा कि महाभारत में जो चक्र घूमता है और उसके पीछे से आवाज़ आती है कि मैं समय हूँ, ये आपने लिखा? तो उन्होंने मना कर दिया कि मैंने नहीं लिखा, ये मुझसे शायद किसी ने लिखवा लिया है। तो क्या कुछ ऐसा होता है कभी जीवन में, ये जानना चाहता हूँ मैं, कि कोई लिखवा लेता है या कुछ? किसी अन्य को तो समझाइश देने की स्थिति में मैं खुद को नहीं पाती हूँ, लेकिन मेरी जो कविता प्रक्रिया है इतनी गहनता से और इतनी इंटेंसिटी के साथ जब अनुभूति उठती है, मैंने अक्सर पाया है, खुद के जीवन में भी देखती हूँ कि मैं एक अराजक व्यक्ति हूँ और शायद ज़्यादातर कलाकार कवि होते ही हैं अराजक। तो वो जो सबसे पहला आक्रमण होता है, वो अनुभूति का आक्रमण, वो जो भाव आते हैं, वो चारों तरफ से एक हमला हो जाता है और जो लिखने वाला है वो एक सरेंडर की स्थिति में है। तो शायद उसके लिए लोग कहते होंगे कि उनसे कोई लिखवा लेता है। मैं इस तरह की एक क्लीशे से बचना चाहती हूँ, लेकिन यह तो निश्चित है कि बहुत गहनता के साथ जब वो भाव आते हैं और उनको लिखने का मन होता है, जब असह्य होता है, लगता है कि लिखे बिना नहीं रहा जाएगा, तो मैं तो इस तरह से लिखती हूँ। अब इसमें मैं ये क्यों कहूँगी कोई लिखवा लेता, लिखती तो मैं ही हूँ। लेकिन मैं यह ज़रूर कहती हूँ, जो मेरी कविता, एक कविता का शीर्षक भी है, कि कविता में मैं अकर्मक क्रिया की तरह हूँ। मेरी जो पसंदीदा कविता है मैम आपके द्वारा लिखी गई, कि प्रेम गिलहरी दिल अखरोट, उसका पाठ मैं सुनना चाहता हूँ। बाकी यहाँ बैठे लोग भी सुनना चाहते होंगे, और भी कविताएं। प्रेम गिलहरी दिल अखरोट के बाद पुल के नीचे से बहुत पानी बह चुका है, तो नहीं मैम, हम वहीं ठहरे हुए हैं और यहाँ जो युवा बैठे हैं वो शायद उसे सुनना चाहेंगे। मेरे पास उसे, है भी नहीं वो अभी, या उसके अतिरिक्त मैं कुछ और सुना देती हूँ। ठीक है मैम, है ना? ठीक, स्वागत है। मैं कुछ कविताएं सुना देती हूँ आप लोगों को। चूँकि लिखने की प्रक्रिया पर बात हो रही है, एक बड़ी लंबी कविता है, उसकी कुछ पंक्तियों से मैं शुरू करती हूँ। लिख कर भी मर ही जाऊंगी, नहीं लिखूंगी तो थोड़ा जल्दी मर जाऊंगी। अपना नाम बचाने के लिए मैं नहीं लिखती, लिखते हुए मेरी सांसें ठीक वैसे ही लय में आ जाती हैं जैसे आनापान के दौरान हो जाती व्यवस्थित। दोनों का अनुभव है मुझे, और यह कह सकती हूँ कि लिखना मुझे बेहतर ढंग से ध्यानस्थ करता है। मेरे इर्द गिर्द क्या चल रहा है मुझे बहुत पता नहीं चलता, मेरे भीतर क्या चल रहा है 3D तस्वीर की तरह दिखता है। अपने क्रोध का धधकना और बुझना मुझे दिखता है, दृश्यों का गायब होते जाना मुझे दिखता है। हवा अदृश्य है और अदृश्य में कुछ नहीं का होना मुझे दिखता है। प्रेम जब सांसों में भर जाता, कुछ नहीं का होना दिखता है। प्रेम जब जीवन में आ जाता, देखने वाला ध्वस्त हो जाता है। प्रेम जब आता फकीरों की तरह, जीवन का सारा ऐश्वर्य साथ लिए आता है। साधारण से एक मनुष्य को काबा में बदल देता प्रेम, और उसके भीतर खुदा बन बैठ जाता है। प्रेम जब कर देता अंधा, सब कुछ बहुत साफ दिखता है। मैं लिखती हूँ इसलिए भी कि कहीं दर्ज हो जाए, धन के अभाव से मनुष्य गरीब नहीं होते, प्रेम के अभाव से होते हैं। इन दिनों जब नए नए ईश्वरों का बाजार सज रहा है, जिन्हें दया निधि दिखने के लिए ज़रूरत पड़ती है एक दयनीय तंत्र की, तब लिखती हूँ इसलिए भी कि मुझे याद बनी रहे मैंने ईश्वर को देखा है बचपन में और प्रेम में, फिर ईश्वर के नहीं होने को भी देखा है। इस तरह कभी आस्तिक रही तो कभी नास्तिक हुई। मैं लिखती हूँ इसलिए भी कि कोई तो समझेगा, नास्तिकता या आस्तिकता का संबंध ईश्वर से नहीं है, हमसे है। प्रेम को बचाने के लिए मैं नहीं लिखती, दुनिया को बदलने के लिए मैं नहीं लिखती। मेरे लिखने से क्रांति नहीं हो जाएगी, शांति की खोज के लिए मैं नहीं लिखती। मैं लिखती हूँ इसलिए भी कि मेरी उम्र की गुल्लक जब फूटेगी, सांसों के सिक्के बिखरेंगे, तब शायद कुछ बच्चे लूटेंगे, संतरे वाली गोली खाएंगे। मैं लिखती हूँ इसलिए भी कि चिड़िया गाए ना तो क्या करे, तारे टिमटिमाए ना तो क्या करें, फूल खिले ना तो क्या करें, मोर नाचे ना तो क्या करे, बच्चा खेले ना तो क्या करे। मैं लिखूँ ना तो क्या करूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ और कविताएं सुना जी देती जी हूँ। जी, स्वागत है। इस कविता का शीर्षक है
विद्या। गुड़ जैसे मीठे दुख में धंसकर मरने का सुख मक्खी जानती है। गुड़ जैसे मीठे दुख में धंसकर मरने का सुख मक्खी जानती है। मृत्यु की मीठी विद्या जाने वह सीख आती कहाँ से। मकड़ी को देखो, कितनी कलात्मकता से बुनती है अपना संसार, निकल नहीं पाती जिंदा जहाँ से। हम जानते हैं स्वप्न के दुख को बहुवचन में जीना, या ठीक ठीक वह भी नहीं जानते। चखते हैं गुड़, फंस जाते हैं अपने बुने जाले में। मृत्यु की मिठास या कला के बाबत कुछ नहीं जानते। साधे नहीं सदता जब उम्र का आलाप, बिखर बिखर जाता मृत्यु का राग। जीते होंगे हजारों साल प्रेम पर कविता लिखने वाले, जीते होंगे हजारों साल प्रेम पर कविता लिखने वाले, प्रेम में लिखने वाले लिखते हैं मरने के बाद। यह कविता है हंसना। हंसने से दरकती है दुख की सीली दीवार, हंसने से कपकपाती है पितरों की सत्ता। हंसने से तन रहता है स्वस्थ और मन भी। हंसना एक क्रांतिकारी क्रिया है। बिलखती हुई स्त्री, आंखें तरेरती हुई स्त्री, बहस करती हुई स्त्री, दौड़ती हुई स्त्री, हठ धर्मी स्त्री, लाल नीले बाल रंगने वाली स्त्री, स्त्री की देह छूकर तृप्त होने वाली स्त्री, अपनी शर्तों पर जीने वाली स्त्री, कविता लिखती हुई स्त्री, प्रेम करती हुई स्त्री के लिए फिर भी थोड़ी बहुत जगह बन जाती है नई तरह की घेराबंद संरचना में। इन्हें गरियाते हुए, इन पर तोहमत लगाते हुए या इनका उत्साह बढ़ाते हुए इन्हें सहन किया जा सकता है। हंसती हुई स्त्री असहनीय लगती है। हंसती हुई स्त्री असहनीय लगती है, वह बेहया लगती है, बोदा लगती है, बदतमीज़ लगती है। हंसती हुई स्त्री संदिग्ध लगती है। दरअसल हंसती हुई स्त्री एक दृश्य है जिसे देखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो पाई है दुनिया। हंसती हुई स्त्री एक दृश्य है जिसे देखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो पाई है दुनिया। हंसती हुई स्त्री आंखों में पड़ गई धूल है जो पानी के छींटे मारने पर और अधिक दुखती है। जो समाज के साथ संघर्षरत रहते हैं, स्त्री की हंसी के लिए लड़ते हैं, अक्सर वे भी भूल जाते हैं हंसती हुई स्त्री को देखकर कि वे किस बात के लिए लड़ रहे हैं। डरी हुई स्त्री को और अधिक डराते हैं तनी मूछ वाले। हंसती हुई स्त्री से डरते हैं। हंसती हुई स्त्री से डरते हैं, नाम धरते हैं शब्दों के विष से, उपेक्षा के तीरों से घायल करते हैं। हंसी को मरहम की तरह इस्तेमाल कर लेती है हंसती हुई स्त्री। कोई एक 15 अगस्त जैसा दिन नहीं होता कि झंडा फहराकर मुक्ति की घोषणा कर दी जाए। कोई एक 15 अगस्त जैसा दिन नहीं होता कि झंडा फहराकर मुक्ति की घोषणा कर दी जाए। जैसे 15 अगस्त के पहले कई कई दिनों का लंबा इतिहास है। एक ना रुकने वाली हंसी के उजाले के पीछे कई कई रातों के अंधेरे का गीत गूंजता है। मुक्त स्त्री महज होठों से नहीं हंसती, हृदय से भी नहीं। वह हंसती है पेट से, नाभि से, देह के पोर पोर से, अपनी आत्मा के अछोर से। फूहड़ चुटकुलों का सहारा लिए बिना जो समाज हंस नहीं पाता, वह जानता ही क्या है हंसी की निर्मलता के बाबत। हंसने के विज्ञान को समझ बूझ कर हंसते नहीं बनता। एक सचमुच की हंसी मेहरबान हो तब हंसने का विज्ञान खुल जाता है। जिस तरह बदली छटने पर धूप निकलती है, बीज बोने पर फसल उगती है, उसी तरह मुक्त होने पर हंसी आती है। हंसने से कोई मुक्त नहीं हो जाता। जब कोई मुक्त होने लगता है स्वतः हंसी आती है। हंसती हुई स्त्री कई कई आँखों से रोती है, कई कई स्त्रियों में समाकर हंसी का विलोम नहीं मानती आंसुओं की उस नदी को जो अंततः हंसी के समंदर में मिलती है। जिस दुनिया में स्त्री की मुक्ति के लिए इतना संघर्ष है, विमर्श है, भाषण और कविताएं हैं, कितने अनभिज्ञ हैं लोग इस दुख से कि यहाँ पुरुष भी मुक्त नहीं। कितने अनभिज्ञ हैं लोग इस दुख से कि यहाँ पुरुष भी मुक्त नहीं। जो मुक्त होता है वह स्त्री या पुरुष नहीं होता, मुक्त होता है।
एक और कविता सुना देती हूँ। डर शायद सभी को लगता है। मसलन कि बच्चों को अंधेरे से डर लगता है, बड़ों को उजाले से, हाथी को चींटी से डर लगता है, साधुओं को अपने अतीत से। डर के बारे में अक्सर मैं सोचती हूँ, डरे हुए लोगों के बारे में भी। थोड़ा डर जाती हूँ यह सोच कर कि जब तक इस दुनिया में डर कायम रहेगा, माउंटेन ड्यू और ईश्वर का मार्केट कभी डाउन नहीं होगा। अपने डर के बारे में दोस्तों से कहती हूँ, जब वे पूछते हैं क्या सच में, तब जोर देकर कहती हूँ हाँ सच में मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है। अब देखिए किन से मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है कवियों से, कॉकरोच से और पुरुषों से। फिर अपने कथन की प्रसंगहीन व्याख्या करने लगती हूँ। आप जानते हैं बात बात पर आहत हो जाते हैं कवि, कभी कभी बेबात भी हो जाते हैं। आप जानते हैं बात बात पर आहत हो जाते हैं कवि, कभी कभी बेबात भी हो जाते हैं। कविताएं लगती हैं दिल के बहुत करीब, पर न जाने क्यों कवियों से थोड़ा डर ही लगता है। आसमान की ओर मुंह करके भी छोड़ा जाए कोई उड़ता तीर, कोई ना कोई बहादुर कवि उसे अपने सीने पर ले लेता है। जीवित भर नहीं, स्वर्गीय कवियों से भी मुझे डर लगता है। वे कभी भी बीड़ी फूंकते हुए सपनों में दाखिल होकर पूछने लग जाते हैं अजीबोगरीब सवाल, मसलन कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। फिर कॉकरोच से लगता है मुझे डर, इस ग्रह में विचरने वाले सबसे विचित्र जीव, जिनकी चाल में होती है एक तरह की दार्शनिक अकुलाहट। कई बार जिज्ञासा जागती है कि जिसने कॉकरोच को बनाया है, क्या सचमुच उसी ने बनाया मुझे भी। इस नियम से देखा जाए तो कोई भी अपराधी नहीं दुनिया में, कोई गलत भी नहीं, कोई कुरूप भी नहीं, और यह कितनी बढ़िया बात है। फिर भी कॉकरोच से मुझे डर लगता है। मेरे जीवन में जो पुरुष संभव हुए वे मनुष्य अधिक हैं, पुरुष कम। पुरुषों से मुझे थोड़ा डर लगता है। चौंकती हूँ क्यों ईसा को, कृष्ण को, शिव को या तथागत को लोग मानते हैं भगवान, जबकि वे बहुत मनुष्य थे। चौंकती हूँ क्यों ईसा को, कृष्ण को, शिव को या तथागत को लोग मानते हैं भगवान, जबकि वे बहुत मनुष्य थे। हालांकि किसी भी भगवान से डर नहीं लगता मुझे, भगवान को मानने वालों से बहुत डर लगता है। और एक छोटी सी 4 पंक्तियों की कविता। सत्य मधुमक्खी का छत्ता है, सत्य मधुमक्खी का छत्ता है, यहाँ डंक का खतरा है और शहद भी बनता है। आप सबने बहुत सब्र से सुना, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैम। अब हम युवा कवि दीपक जायसवाल की तरफ मुड़ेंगे। मैं वहीं छत्ते से बात शुरू करता हूँ कि बिन परवाज के चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है, कि बिन परवाज पे चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है, हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है, हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है, और अंबर की नपाई जैसे पंखों से की जाती है, शहद के छत्ते की रक्षा भी डंकों से की जाती है। मैं दीपक के बारे में बताऊं, दीपक पहले डॉक्टर बने, फिर वहाँ मन नहीं लगा तो अधिकारी बने, फिर वहाँ मन नहीं लगा तो अब आजकल प्रोफेसर हैं। पता नहीं वहाँ मन लग रहा है कि नहीं, पूछूंगा अभी। लेकिन कवि बने और वहाँ मन इनका लगता है। ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिस पर दीपक कविता न लिखे हों, पिता पर, बहन पर, बेटी पर, पत्नी पर, ऐसे ऐसे विषयों पर कविताएं लिखी जिनको मतलब आमतौर पर लोग छोड़ देते हैं कवि बनते ही। उनको लगता है कि जैसा कि मैम ने कहा कि कवियों से डर लगता है, मुझे तो आलोचकों से भी लगता है। इस पे जोर से हंसना था, है ना। तो जैसे जहाँ पर दीपक हैं, ऐसी जगह यूनिवर्सिटी जहाँ हर दूसरे कदम पे आपको कोई ना कोई ज्ञानी मिलता है जो बताता है कि ये वाली कविता में अगर ये वाली बात कही होती आपने तो ये ज़्यादा बेहतर होती। तो मैं दीपक से पहला सवाल यही करूँगा कि उस जो है ऐसे भंवर में रहने के बाद भी आप इतनी बढ़िया कविताएं लिखते हैं, कैसे करते हैं ये, कहाँ से उसका सामान मिलता है? जहाँ हर दूसरा व्यक्ति आलोचक है और घेरे में रखने की कोशिश है उसकी कि भाई किसी बात पे फंसा ले इससे, जिससे रचना कर्म तो कम से कम छूट जाए। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, हम भी कविता पढ़ने आए थे। खैर, मुझे ऐसा फील हो रहा है, अभी महसूस हो रहा है कि सामने नंद किशोर आचार्य सर हैं, ओम थानवी सर हैं, अरुण कमल सर हैं और प्रोफेसर रामेश्वर राय सर हैं, निर्मला पुतुल मैम हैं, ममता कालिया मैम हैं, अनामिका मैम हैं। इनके सामने मुझे बोलना या किसी भी चीज़ पे बोलना, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पिता के सामने अपनी पौरुष को हाँकने जैसा है।
या फिर अपने दाई और माँ से पेट छिपाने जैसा है। इनके सामने मुझे बोलने की हिम्मत एक पीछे एक छोटा सा बच्चा बैठा है उसने दी है अभी, कि वो जो रो रहा है उसे रोने का मन कर रहा है तो रो रहा है, कुछ भी बोल रहा है। तो मैं सर बड़ी विनम्रता से ये छूट ले रहा हूँ कि उस छोटे से बच्चे की तरह मुझे बोलने दिया जाए। और मैं तो अभी बरगद की छाँव, अभी इसके पहले था, बरगद की छाँव में कहा जाता है कि कोई पौधा दूसरा नहीं निकलता, लेकिन मुझे जितने भी आचार्य मिले, जितने कवि मिले, जितने भी उपन्यासकार मिले, अभी तो मैं ठीक से निकला भी, अंकुरित भी नहीं हुआ हूँ। और इन लोगों ने जैसे माँ देखती है एक बच्चे को, या फिर एक किसान देखता है अंकुरित हुए थे बीज को, उस तरीके से इन लोगों ने किसान की आंखों से और हाथ बढ़ाया सब सारे लोगों को। अनामिका मैम बैठी हैं, ममता कालिया मैम बैठी हैं, इन्होंने मेरी किताब प्रोफेसर रामेश्वर राय सर हैं, तो सारे लोगों ने मुझे कविता की बहुत ये सीख दी है कि कविता जो है बड़ी नाजुक सी चीज है, अस्पर्श छुअन से उसे छूना है, जैसे प्रियंवद वीणा को छूता है, और बहुत कस के पकड़ेंगे तो वो टूट जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि कोई विचारधारा या इस तरीके से चीजें जो आप पूछ रहे हैं, कि अभी तो मेरा जन्म ही हुआ है और मैं देख रहा हूँ, और ये मैं यह साहस कर रहा हूँ कि जो एक हाथी खड़ा है और चारों तरफ से उस हाथी जैसे सत्य को सब लोग देख रहे हैं, तो बारिश हो रही है, उसमें ढेर सारी बूंदें गिर रही हैं, उसमें से मेरा भी एक बूंद है, और उस हाथी को देखने का मेरी भी दो आंखें हैं, और मैं उस सत्य को देखना चाहता हूँ। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि जैसे रचना कर्म और जो है एक, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दीपक ने एक नया अध्याय शुरू किया है कविता जगत में, कि कुछ बालकों को जिनकी रुचि है कविता में, और छात्रों को जिनकी रुचि है कविता में, और वो जो है उसको पढ़ करके अपने मतलब सुनाना चाहते हैं कहीं, ऐसा एक कार्यक्रम दीपक ने शुरू किया है अपने घर के छत पे, जहाँ पर लोग आकर के बात कह सकते हैं, अपनी बात बोल सकते हैं, और उस पर अगर आप पढ़ कर आए हैं, उसकी शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आप पढ़ कर आएँ तो बोल सकते हैं। तो ऐसा एक कार्यक्रम भी आपने चलाया हुआ है जो विश्वविद्यालय के माहौल को बदल रहा है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि वहाँ कोई नई पौध या ऐसा कुछ मिला हो जिससे कुछ अनुभव हुआ हो, जिससे आपको लगा हो कि कविता का भविष्य सुरक्षित है? कविता का भविष्य तो हमेशा सुरक्षित है। और मुझे एक किस्सा होती है हिंदू कॉलेज से, कि हमारे पास प्रोफेसर रामेश्वर राय सर नहीं थे, उस क्लास का एक्सटेंशन है वो एक तरीके से कि वहाँ पे जो लोकतांत्रिक स्पेस है उसको मुहैया कराने की कोशिश करता हूँ, और बहुत छोटी कोशिश है। और कविता का भविष्य के बारे में मैं क्या बात करूँ, कविता तो हर जगह जहाँ दुख है, अवसाद है और करुणा है वहाँ से उपजती है, और ये सारी बातें सर लोगों ने इसके पिछले सेशन में की। और बाबूसा कोहली मैम को एक बात बताऊंगा, मैं मूछ भी नहीं रखता मैम। बढ़िया। दीपक की एक कविता है जिजीविषा, जो मुझे बहुत प्रिय है, और मैं आपको एक घटना बताऊं कि एक दिन मैं आर्ट्स फैकल्टी में बैठा था, एक बालक आया जिसका उसी दिन रिजल्ट आया था कोई, और उसका नहीं हुआ था, और उसने मुझे बताया कि सर उस कविता ने मुझे फिर से खड़े होने की जो है दृष्टि प्रदान की, चेतना प्रदान की। तो मैं चाहूँगा कि दीपक वो कविता हम सबको पढ़ के सुनाएं एक बार। ये आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मैं चाहता हूँ आपके जिजविसा, मैं दूसरी कविता पढ़ लूँगा, जिजविसा आप ही पढ़ें। किताब, हाँ मैं पढ़कर सुना देता हूँ। सर कविता के भविष्य पे तब तक की खोज रहे हैं, या कहानी के भविष्य या साहित्य के भविष्य पे हम लोग उदय प्रकाश सर के साथ पिछले 3 दिन से था मैं, तो नदी घूम रहा था मैं, हम लोग शाम को नदी में जा रहे थे और गंगा नदी में थी, तो उन्होंने कहा कि इससे सुंदर कविता क्या हो सकती है नदी की तरह। वहाँ पे जब हम लोग उतर रहे थे तो मल्लाह ने कहा कि ये कौन है भाई साहब, तो मैंने कहा कि कहानी कविता कभी कुछ पढ़े हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि प्रेमचंद को मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत, बूढ़ी काकी, ईदगाह, इस तरीके के कुछ नाम है, और मैंने मोहनदास देखा है, मैंने मोहनदास देखा है। तो मुझे और वहाँ पे उदय जी थे और हंस रहे थे। तो ये है कि जहाँ पे बहुत, और उससे साहस लिया, कहा कि मैं मोहनदास में पढ़ता था, ग्रेजुएशन करता था,
और मैं कर नहीं पाया और ढेर सारी चीज़ें उसने बताई। तो उदय जी ने कुछ कहा नहीं, एक फ़ोटो खिंचवाया और उसने वो मांगा कि एक साहस देगा मुझे। तो कविता कहानी वो नदियों में, मल्लाहों और जहाँ भी दुख और अवसाद है, जहाँ पे करुणा है, कहा जाता है कि लोगों के लिए दुख और अवसाद तोड़ने का काम करता है। कवि और साहित्यकारों के लिए वो खाद और पानी की तरह होता है। क्या बात। जिजीविषा कविता मैं पढ़ देता हूँ। जिजीविषा, हम मर सकते हैं, हम मर सकते हैं, मरने के लिए हजारों हजार कारण बिखरे पड़े हैं। दुख है, दुनिया दुखों से ही तो भरी है, आंसू हैं, यह समंदर उसी से तो खारा है। इसके बावजूद हम जिएंगे, इसके बावजूद हम जिएंगे। बारिश की बूंदों में भीगते हुए, चिड़िया की चोंच से दाना चुगते हुए, तितली के पंखों में इंद्रधनुष के 7 रंगों में, नदियों की कलकल में, पीपल पाकड़ की छाँव में, होरी हीरामन के गांव में, कोयल की बोली में, मुर्गे की बांग में, नीले आसमान को घूरते हुए कठफोड़वा की आँख में, बेगनबेलिया के फूल में, हाथी की सूंड में, बंदर के पूंछ में, महुए के चूने के इंतजार में, अमोला की कोमलता में। बीज जैसे चट्टान तोड़कर उग आता है, अमोला की कोमलता में बीज जैसे चट्टान तोड़कर उग आता है। हम उगेंगे, हम उगेंगे जब यह धरती हमारा साथ छोड़ देगी। सूरज जब अंधेरों में गुम हो जाएगा, जब अंधेरे के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा, तब भी हम रहेंगे। जब अंधेरों के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा, तब भी हम रहेंगे। पुतलियों में धारण करेंगे ब्रह्मांड, पुतलियों में धारण करेंगे ब्रह्मांड को, जटाओं में धारण करेंगे किसी गंगा को। एक तारा बजाते हुए, झोली में डाले हुए एक बांसुरी, एक गमछा, गेहूं, धान, बाजरे के कुछ बीज, तथागत की तरह निकल पड़ेंगे कहीं, थॉमस अल्वा एडिसन को कांख में दबाए हुए। हम जिएंगे। दीपक से निवेदन करूंगा कोई और कविताएं जो आपको पसंद हो। पिता, टाइम ज़्यादा है लेकिन मैं एक दो छोटी छोटी कविताएं पढ़ देता हूँ। बिल्कुल पढ़िए, स्वागत। ब्रह्मांड का केंद्र। ब्रह्मांड का केंद्र कहाँ है, इस दुनिया के सारे वैज्ञानिक खोज रहे हैं उसे, जबकि दार्शनिकों ने दिमाग के घोड़े बांध दिए हैं। जर्मनी के किसी अस्तबल में ईश्वर जहां मुंह के बल लेटा है। कोलंबस की आत्मा ने माथा टेक दिया है। थक चुके हैं वास्को डिगामा के उत्तराधिकारी इस प्रश्न की खोज में। हताशा और पसीने में लथपथ लंगर डाल रखा है किन्हीं 2 ग्रहों के बीच। पुरातत्ववेत्ताओं ने खोद डाली है धरती, खोद डाला है पाताल। शेषनाग के माथे पर लग रही हैं उसकी छैनी हथौड़ी की चोटें। सारे दुनिया के तानाशाह, पूंजीपति, सामंत, जमींदार, धर्म की रोशनी में चलने वाले लोग आखिर क्यों खोज रहे हैं ब्रह्मांड का केंद्र? स्वर्ग वहाँ है, सोने की खदान, अकूत जमीन या ढेर सारा खून, या सत्य छिपा बैठा है वहाँ? आखिर सब उसे क्यों खोज रहे हैं? मेरी बिटिया जो अभी अभी जन्मी है, उसे सिर्फ अपनी माँ दिखती है, उसे पता है ब्रह्मांड का केंद्र। एक बहुत छोटी सी कविता है, इंतजार। मकदुनिया में यदि कोई इंतजार में होता तो शायद सिकंदर बेबीलोन में नहीं मरता। एक अंतिम कविता, कर्फ्यू और एक छोटी लड़की। स्वागत है। हिंसा इतनी बढ़ गई थी कि शहर में लगाना पड़ा कर्फ्यू। देखते ही गोली मारने के दे दिए गए थे आदेश। सड़कों पर बंदूक, पत्थर, खून, टूटे हुए चप्पल और सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं था। ताजी हवा और परिंदों ने कर्फ्यू के चलते अपने रास्ते बदल दिए थे। लोगों का दम घुट रहा था। सड़क पर अचानक एक छोटी बच्ची दिखी, जिसकी माँ खाना बनाते वक्त बाहर का दरवाजा बंद करना भूल गई थी। वह हंस रही थी, खेल रही थी उन टूटी हुई चप्पलों, बिखरे हुए पत्थरों के साथ, और पूछ रही थी बंदूकों से कि यह टूटी हुई चप्पलें उनकी हैं।
अचानक बंदूकें भारी हो गई थी। अचानक बंदूकें भारी हो गई थीं, वे उठ नहीं पा रही थीं और कर्फ्यू टूट गया था।